नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो आज मैं 10th क्लास का एक पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और अगले वीडियो से मैं आपको हर एक टॉपिक वाइज मतलब आपके जो चैप्टर है, जो 13 चैप्टर है, उन 13 चैप्टर के मैं आपको वो हर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाला हूं। आप उनकी पीडीएफ भी निकाल सकते हो। आप टेलीग्राम ग्रुप से वीके साइंस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए और वहां पर आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। मतलब जो आज 2010 से लगा करके 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक एग्जाम, जैसे कि आप हाफ ईयरली कह सकते हो या फिर जो आपके ईयरली एग्जाम जो वार्षिक एग्जाम होते हैं या फिर जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए और सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं उनके में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब में आज तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुए, मैं अगले वीडियो के अंदर मैं आपको वो हर एक यूनिट का एक एक वाइज मैं आपको प्रोवाइड करवाता जाऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो हम चलते हैं अब देखो मैं यहाँ पर पेपर से पढ़ रहा हूँ, आपके सामने ये क्वेश्चन शो हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा यहाँ पर कि स्क्रीन पर सबसे पहला पेपर देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कि तत्वों के क्रमशः किस जोड़े में धातु व अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होते हैं। तो आपको धातु व अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होते हैं। देखो यहाँ पर क्रमशः शब्द आया है, तो एक बात का ध्यान रखना, जहाँ पर क्रमशः ऐसा शब्द मिल जाए आपको तो एक बात का ध्यान रखना, क्रमशः का मतलब इसमें पूछा गया है पहले इसमें लिखा है धातु। एक बात का ध्यान रखना, धातु व अधातु, तो धातु व अधातु पूछा गया है। तो आप ध्यान दें इसमें पूरा कि इसके अंदर पहले धातु पूछा है तो धातु ही होना चाहिए। अब लोहा एल्यूमिनियम पहला ऑप्शन है, दूसरा है लोहा पारा, तीसरा है पारा ब्रोमीन, चौथा है ब्रोमीन पारा। तो एल्यूमिनियम हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों ही धातु है ऑलरेडी। और दूसरा है लोहा पारा, तो लोहा पारा भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी दोनों धातु है। तीसरी हम बात करें तो इसमें पारा और ब्रोमीन लिखा है, और चौथी बात करें तो ब्रोमीन और पारा। देखो तीसरा और चौथे ऑप्शन के अंदर आपको दोनों सेम दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें देखो क्रमशः का मतलब होता है पहले धातु पूछा गया है तो धातु पहले पारा हो जाएगी व फिर ब्रोमीन हो जाएगी। कहने वाला ऑप्शन आपका तीसरा इसके अंदर बिल्कुल राइट हो जाएगा, इस बात का ध्यान दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक के उदाहरण हैं। मतलब ऑक्सीडेंट कौन कौन से ऑक्सीकारक के आपको इसमें उदाहरण बताने हैं, जिसके अंदर पहला ऑप्शन है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, और सेकंड ऑप्शन है आपके पास में अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, और थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, और इसके बाद में आपका फोर्थ ऑप्शन है पोटेशियम ब्रोमाइड। तो इसके यह आपके फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन है, अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट ये दोनों कहने मतलब ऑक्सीकारक है। इसके अंदर ऑप्शन आपका सी है, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों, वो बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। दूसरे का आपके ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसके अंदर। तीसरा बात करूं मैं, तीसरा क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, जो आपके 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन वार्षिक एग्जाम के अंदर, और इससे पहले कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कौन कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, अब किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, जिसके अंदर पहला ऑप्शन आपको है शक्ति। क्या शक्ति का मात्रक किलोवाट घंटा है? किलोवाट घंटा शक्ति का मात्रक नहीं, ओनली वॉट है शक्ति का मात्रक। फिर है विद्युत ऊर्जा, तीसरा है विभवांतर, और चौथा है परिवर्ती प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का मात्रक तो आप सभी को पता है ओम होता है। विभवांतर का मात्रक की बात करें तो विभवांतर का मात्रक आपके वोल्ट हो जाएगा। और विद्युत ऊर्जा, हाँ ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसके अंदर 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा इसके अंदर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का व्यापारी या व्यवहारिक मात्रक है, इस बात का ध्यान रखें। और आप ये भी ध्यान रखें कि 1 किलोवाट घंटा के अंदर कितने जूल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार ये क्वेश्चन आपके आने की प्रबल संभावना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। अब कौन सा है इसमें से जो लंबे विद्युत धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, जिसके अंदर पहला ऑप्शन आप देख सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है, जिसका उद्भव तार से होता है, मतलब उद्भव। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के सकेंद्रीय वृत्त रेखाओं का केंद्र तार होता है। आप जब पढ़ते हो कि किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, तो आपने देखा होगा इस प्रकार से आप डायग्राम बनाते हो और यहाँ पर आप एक तख्ता रखते होंगे इस प्रकार से, और इसके बाद में यहाँ से कोई चालक है, इसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहे हैं।
तो विद्युत धारा प्रवाहित करे तो आपने इस प्रकार से देखा होगा कि सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चारों तरफ इसमें वो जो लोहे के अणु आपने रखे थे, लोहे के परमाणु रखे थे, वो क्या एकदम अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं लोहे के कण। तो कहने का मतलब इसके अंदर आपका जो ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन है कि चुंबकीय क्षेत्र के सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। सकेंद्रीय का मतलब होता है केंद्र एक है लेकिन वृत्त क्या है इसके अंदर इस प्रकार से अधिक है, वो सकेंद्रीय होता है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? इसमें से आपको बताना है कि कौन से पदार्थ हैं जो केवल जैव निम्नीकरणीय हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन कौन से है, जिसके अंदर पहला ऑप्शन है घास और पुष्प तथा चमड़ा, दूसरा है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, तीसरा है फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, चौथा है आपके पास में केक, लकड़ी व एवं घास। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर पहले ऑप्शन के अंदर आपको घास, पुष्प और चमड़ा, दूसरा घास, लकड़ी और प्लास्टिक, और तीसरा है फलों के छिलके, केक और नींबू का रस। तो पहले के अंदर देखो घास, पुष्प, चमड़ा, तो बिल्कुल सही है कि पहला पूरा आ रहा है ऑप्शन इसके अंदर, मतलब जैव निम्नीकरण है। जैव निम्नीकरण का मतलब होता है जो जीवों के द्वारा अपघटित हो जाएगा, मतलब जीव उसको नष्ट कर सकते हैं। अब दूसरा है, दूसरा क्या शामिल होगा, घास, लकड़ी, प्लास्टिक। तो देखो दूसरा आपके गलत हो जाएगा, एक तो पहला इसमें शामिल हो जाएगा। दूसरा है फलों के छिलके, बिल्कुल सही है कि फलों के छिलके जीवों के द्वारा नष्ट हो सकते हैं, केक नष्ट हो सकता है, नींबू का रस बिल्कुल नष्ट हो सकता है। तो इसके अंदर आपके तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथे ऑप्शन की बात करूँ तो केक, लकड़ी एवं घास, तो इसकी मैं बात करूं तो केक हो सकता है, लकड़ी होती है, घास होती है, तो इसके अंदर फोर्थ भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें जो वापस आपको ABCD में से देना है, तो इसके अंदर वापस आपके कौन सा राइट हो गया, 1, 3 और 4, मतलब 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना। छठे क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़े तो छठा क्वेश्चन आप देख सकते हो कि छठा क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र में 10 से अधिक अंग है, निम्नलिखित 3 अंगों के संयोजन में से उसे चुनिए जो पाचन तंत्र का कोई भी कार्य नहीं करता है। तो इसमें से आपको वो बताना है कि जो पाचन तंत्र का बिल्कुल कोई भी कार्य नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है मुख गुहा, गर्शिका और बृहदांत्र। तो आपको पता है कि मुख गुहा के अंदर शर्करा होता है, उसका पाचन होता है, जो क्या करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको माल्टोज तक मतलब सरल शर्करा के अंदर परिवर्तित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है मुख गुहा, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि मुख गुहा के अंदर होता है, तो बाकी वाला आपको आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब एक गर्शिका, बिल्कुल सही है कि गर्शिका के अंदर ओनली कर्माकुंचन गति होती है, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होता है, जिसके कारण है जो फूड के जो पार्टिकल होते हैं वो आगे स्टोमक की तरफ मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो फिर है बृहदांत्र, मतलब जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन होती है बृहदांत्र कहा जाता है, जिसे बड़ी आंत भी कहा जाता है। तो उसके अंदर देखो किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, भले ही अवशोषण होता है जल का, लेकिन पाचन नहीं होता है, तो इसमें बिल्कुल सही। और मलाशय के अंदर आपको पता है पाचन होता नहीं है, मलाशय के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसके अंदर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके ये 6 क्वेश्चन थे जो ऑप्शन के पूछे गए थे। अब 7वां क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसके अंदर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, किस प्रकार से आपको रिक्त स्थान भरने हैं वो आप देखो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। ठीक है, इसकी तुलना में धातु लेड तथा खाली जगह ऊष्मा के कुचालक हैं। तो एक बात का ध्यान रखना, तो लेड और मरकरी, तो आपके खाली जगह के अंदर, पहली खाली जगह के अंदर आपके मरकरी आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि मरकरी और लेड ऊष्मा के कुचालक हैं। ये आपके थर्ड यूनिट का सवाल है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है कि एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को कहा जाता है। तो एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा, CH3COOH। तो एसिटिक एसिड के 3 से 4% का जो विलयन होता है उसे सिरका कहा जाता है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता है तो आप याद कर लो कि एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली जगह नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है। तो मतलब किस से रक्तदाब नापा जाता है, तो आपको जो रक्तदाब मापा जाता है वो आपको पता होगा स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा, स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा है रक्तदाब मापा जाता है।
मैनोमीटर। स्फिग्नो या स्पिग्नो मैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन आपके बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए का उपयोग किया जाता है। तो बल्ब के तंतुओं 10वां क्वेश्चन बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए आप सभी को पता होगा टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछ रखा है, इस बात का ध्यान रखें। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है कि जरूरी नहीं है कि अब की बार ना पूछा जाए, ठीक है, पूछ सकते हैं। अब पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को कहा जाता है। तो आप जब चुंबकीय क्षेत्र वाला पार्ट पढ़ते हो आपने इस प्रकार से देखा होगा, इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, जिसे आपके पास लिपटी तांबे के फेरों वाली अनेक फेरों वाली जो कुंडली होती है उस कुंडली को परिनालिका कहा जाता है। ये आपने पढ़ा होगा कि पास में लिपटे हुए तांबे के तार, मान लो ये तांबे के तार है, पास में लिपटे हुए अनेक फेरे हैं, परिनालिका कहलाती है। अब नेक्स्ट है कि उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं उनको बांटा गया है, खाली जगह में बांटा गया है। तो इसके अंदर आ जाएगा परजीवी, मतलब 4 भागों के अंदर उपभोक्ता को बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं परजीवी के अंदर बांटा गया है, जो आपका हमारा पर्यावरण यूनिट से क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्वारेजिया क्या है। अति लघुरात्मक प्रश्न है, आपको प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति के अंदर देना है इसके अंदर। तो क्वेश्चन है कि एक्वारेजिया क्या होता है या क्या है एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया आप सभी को पता होगा कि HCl और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसका जो 3:1 होता है वो एक्वारेजिया होता है, मतलब जिसे रॉयल जल भी कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखें अब की बार के लिए, क्योंकि पूछा नहीं गया है अभी तक थोड़ा, ठीक है। अब संकलन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। संकलन अभिक्रिया क्या होती है आप सभी को पता होगा कि संकलन अभिक्रिया जिस प्रकार से एडिशन अभिक्रिया होती है वही संकलन अभिक्रिया होती है। मैं डायरेक्ट बोल के आपको बता देता हूँ। यदि आपको नोट्स चाहिए 10th क्लास के सभी यूनिट के, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए और आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देवे, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा पर्सनली, ठीक है। अब संकलन अभिक्रिया क्या होती है। संकलन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर जब हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं, तो ये अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवशिष्ट आयतन को परिभाषित कीजिए। अब अवशिष्ट आयतन क्या होता है कि हम मतलब जोड़ करके भी हम सांस को बाहर निकालते हैं, इसके बाद भी जो फेफड़ों के अंदर वायु की मात्रा रह जाती है। अब आप जैसे कि जोर करो और मतलब फेफड़ों से जितनी भी आपके शरीर के अंदर आपको लगता है कि वायु है वो सब बाहर निकाल दो, और इसके बाद में जो फेफड़ों के अंदर जो मात्रा रह जाती है वो अवशिष्ट आयतन होता है, जो जैव प्रक्रम यूनिट से आपके ये सवाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 × 10⁶ जूल ये होते हैं 1 किलोवाट घंटा के अंदर जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र प्रदर्शित कीजिए। तो जड़ चुंबक के चारों ओर आपको चित्र प्रदर्शित करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो आप किस प्रकार से वो चित्र बना पाएंगे, तो आपको क्या करना है कि जड़ चुंबक, तो आप देखो जड़ की तरह एक चुंबक ले लो भले ये, ठीक है, ये जड़ चुंबक है, ये इसका N सिरा है, ये इसका S सिरा है, और फिर पूछा है कि इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र। आपको सभी को पता है N सिरे से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और S सिरे से अंदर जाती है, और इस तरफ बात करें तो इस तरफ भी हो जाएगा। इसके अंदर मेनली ये कि आपको निशान लगाना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस तरफ से निकल रही है, ये आपको इंपॉर्टेंट था यहाँ पर निशान लगाना। ये आपको डायग्राम बनाना था। CFC का पूरा नाम लिखिए। तो CFC का नाम आपको हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन परत को नष्ट करने का काम करती है। अब आगे वाले क्वेश्चन है जो बड़े क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो कि मैं स्लाइड पर शो कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक बार जरूर अपने बार इसको पढ़े ताकि एग्जाम तक आपको याद हो जाए। जिसके अंदर 19वां क्वेश्चन है कि खुले रंध्र तथा बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो खुले रंध्र बंद रंध्र का नामांकित चित्र मतलब आपको नाम लिखना है कि खुले रंध्र किस प्रकार से बंद होते हैं और बंद रंध्र किस प्रकार से होते हैं। उसके चारों तरफ आपको जो गार्ड सेल होती है वो आपको दर्शानी थी। इसके अंदर ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन क्यों नहीं करते हैं। आपके 20वां क्वेश्चन, तो हम 21वें क्वेश्चन की बात करें कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है।
तो आपको 12 वोल्ट कहने में वोल्टता दी गई है और क्यू मतलब यहाँ पर आपको आवेश दिया गया है। आवेश आपको 2 कूलम दिया गया है, इसका मतलब कूलम यहाँ पर आवेश का मात्रक है, वोल्ट यहाँ पर आपके विभवांतर का या फिर विभव का मात्रक। आपको विभवांतर यहाँ पर बताया गया है कि विभवांतर 12 वोल्ट है। तो आप सभी को पता होगा कि W बराबर किया गया कार्य क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि एक बिंदु से 2 बिंदुओं के बीच में एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य उसका विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो V बराबर क्या होता है W/Q। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि W ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। तो 12 आपको यहाँ पर रखना, गुणा 2 यहाँ पर आ जाएंगे, बराबर W 12 दूनी 24 और कार्य का मात्रक होता है जूल, तो W बराबर 24 जूल आ जाएगा इसके अंदर आंसर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि दीर्घ लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, जिसके अंदर प्रश्न संख्या 22 व 23 के उत्तर आपको देने हैं, जिसके अंदर आपको शब्द सीमा 100 रखी गई है, जिसके अंदर पारितंत्र क्या है, इनके घटकों को उदाहरण सहित समझाना है आपको कि पारितंत्र क्या होता है और इनके जो जैव और अजैव घटक है उनकी परिभाषा के साथ में उनके उदाहरण लिखने हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को समझाइए, जिसमें दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है और फ्लेमिंग का वाम हस्त या बायां हाथ नियम है। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम और वाम हस्त आपको नियम समझाना था यहाँ पर। खंड द के अंदर है आपके 24 से 25 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन है आपके, जिसके अंदर 250 शब्द है और दोनों क्वेश्चन है आपके ऑप्शन वाले है। कहने का मतलब यदि आप या तो 3 ऊपर वाले करो या 3 नीचे वाले करो आपको, तो या तो आप एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का नामक के चित्र बनाओ, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली घटनाएं लिखिए और प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं ये आप बता सकते हो। नहीं तो आप फिर इसके अंदर मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामक के चित्र बना दीजिए, रुधिर और ऊतकों के मध्य गैसों के आदान प्रदान को समझा दीजिए और यस्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज के विखंडन के पथ को समझाइए। तो ये आपको करने थे क्वेश्चन। और 25वें क्वेश्चन के अंदर भी आपको या तो 2 ऊपर वाले करो या 2 नीचे वाले करो। ऐसे मत करना कि एग्जाम में करो चाहे टेस्ट में करो, आप ऐसे मत करना कि 25वें का ए कर दिया और आपने 25वें का जो अथवा के अंदर बी आया गया है उसको कर दिया। ऐसे क्वेश्चन मत करना, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको या तो 2 ऊपर वाले करने या 2 नीचे वाले करने हैं। तो इस प्रकार मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको यहाँ पर विद्युत वाले पार्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, किस प्रकार से प्रतिरोध ज्ञात करना और उनके जो हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम के अंदर पूछे गए और सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर पूछे गए वो समस्त क्वेश्चन उसके अंदर समावेश होंगे। तो आप चैनल पर पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप वीके साइंस से जुड़ जाए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।